आखिरी बचा है डिक्शनरी। इसके बाद हमारा डेटा टाइप वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको। स्क्रीन विजिबल है, प्लीज बताना। ओके ओके। ठीक है, तो सबसे पहले डिक्शनरी है क्या? तो डिक्शनरी भी हमारा डेटा टाइप है, बट डिक्शनरी में जो डेटा स्टोर हम करते हैं वो की वैल्यू के फॉर्मेट में करते हैं। तो जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी इज यूज टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। ठीक है, अभी क्यों हम इस डेटा टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको इसका नीड बताती हूँ। ठीक है, देखो, सपोज करो मैंने लिस्ट में लिखा, मैंने लिस्ट एक बनाई स्टूडेंट नाम से। ठीक है, और मैंने यहाँ पर ऐसे डाल दिया, मैंने यहाँ पर डाल दिया 12 जो कि रोल नंबर है, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया 45, या मैंने यहाँ पे डाल दिया 90 जो कि मार्क्स है, फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया 90 जो कि परसेंटेज है। ठीक है, मतलब मार्क्स भी 90 है और परसेंटेज भी 90 है। ठीक है, अब आप मुझे ये देख के बताओ, अगर ये लिस्ट में किसी को दूंगी तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन से मार्क्स है, कौन सा रोल नंबर है, कौन सा परसेंटेज है। और मान लो मैं इस स्टूडेंट की एज भी डाल दूं, मान लो इस स्टूडेंट की एज है 15। ठीक है, तो अगर मैं ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट को प्रोसेस करूंगी, तो ये तो नंबर्स ही है ना, ये तो इंटीजर्स ही है। तो इसमें मुझे ये कहाँ पता चल रहा है कि ये एज है या ये रोल नंबर है या ये मार्क्स है या ये परसेंटेज है? क्या हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस लिस्ट से? या चलो इसको मैं अगर टपल भी बना दूं, तो भी क्या हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये जो 12 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये जो 90 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या जो 15 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ, समझ में आ रहा है? सीधे नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये तो सीधा हमें नंबर्स ही लग रहे हैं, ये तो 4 रैंडम नंबर्स आ गए, है ना। बट ये 4 रैंडम नंबर्स तो है नहीं, ये 4 डिफरेंट डिफरेंट डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें डेटा के साथ साथ की भी चाहिए। की का मतलब ये बताने के लिए कि ये चीज है क्या, बस इसीलिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी में अगर हम मुझे ये डेटा स्टोर करना हुआ इस तरह का, तो मैं की वैल्यू पेयर बना के करूंगी फॉर मोर क्लैरिटी। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, डिक्शनरी में बनाऊंगी, मान लो डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, करली ब्रेसेस लगाएंगे, तो हमेशा डिक्शनरी जो है वो करली ब्रेसेस में लगाते हैं, तो डिक्शनरी इज रिप्रेजेंटेड इन करली ब्रेसेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग की वैल्यू पेयर में डेटा डालते हैं। तो जैसे 12 है, तो मान लो 12 है रोल नंबर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रोल नंबर 12। ठीक है, यहाँ पे कोट्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्ट्रिंग बन जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं 12 में कोट्स लगा दूंगी तो 12 स्ट्रिंग बन जाएगा, बट मुझे 12 इंटीजर चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बिना कोट्स के लिख रही हूँ। फिर ये जो 90 है ये मान लो मार्क्स है, तो फिर मैंने बोला मार्क्स है 90। फिर मान लो परसेंटेज भी 90 है, तो मैंने बोला परसेंटेज जो है वो भी क्या है, 90। फिर मैंने बोला एज जो है वो क्या है, 50। तो अब ये ज्यादा क्लियर है एज कंपेयर टू दिस? बताओ, ये जो अभी डिक्शनरी बनाई ये ज्यादा क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि कौन सा डेटा क्या है? अभी मैं रैंडम नंबर्स डालूंगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस जब हमें इस तरह का डेटा चाहिए होता है तब हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी, अब जैसे कोई बोले कि सबके मार्क्स ऐड कर दो, तो उसके लिए मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3, नहीं। अगर मुझे सबके मार्क्स जोड़ने हैं तो मैं सबके मार्क्स इकट्ठा जोड़ लूंगी ना,
मुझे क्या लेना देना है कि ये किसके नंबर है, ये किसके नंबर है ना। तो उस केस में हम लोग लिस्ट या टपल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। यहाँ पे ना हमारे पास सीधा सीधा सम फंक्शन है। जैसे अगर आपको जोड़ना है, मैं एक चीज अभी बताती हूँ। जैसे मान लो हम एक लिस्ट के एलिमेंट्स को जोड़ रहे हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, तो मान लो 10, 20, 30, मान लो मुझे इन एलिमेंट्स को जोड़ना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक नया वेरिएबल बनाते हैं, है ना। फिर हम इसको इटरेट करते हैं, फॉर आई इन लिस्ट 1। फिर हम क्या करते हैं, सम में जोड़ते जाते हैं आई को, है ना। यानी पहले 0 में जोड़ेगा 10, पहले आई में क्या आया 10, 0 में जोड़ा 10, एस हो गया 10। फिर 10 में जोड़ेगा 20, फिर आंसर क्या आया 30। फिर 30 में जुड़ेगा 30। ऐसा कब तक चलता जाएगा, जब तक लिस्ट खत्म नहीं होती, है ना। और आखिरी में हम प्रिंट करा देंगे एस को। तो ये क्या करेगा, सम, इनका सम प्रिंट कर देगा, है ना। जो भी ये किसका प्रोग्राम है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, ठीक है। ओके, बट एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। देखो आया 60। लेकिन जब हम सेट और लिस्ट या हम टपल इनका मतलब लिस्ट का इस्तेमाल करें, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम सीधा सम फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कंपनी में काम करोगे, तो वहां पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना बड़ा कोड बैठ के लिखे, ठीक है। ऑल्दो ये आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में जाओगे, देखो दो चीजें हैं बेटा, एक है इंटरव्यू और एक क्या है, एक है जॉब, ठीक है। तो जो ये लॉजिक है ना, ये इंटरव्यू पर्पस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस यहाँ पे इनबिल्ट सम होता है, बस मुझे उसको यूज कर लेना है। मतलब इतना जो कोड है, ये एक लाइन में सिमट के रह गया। और बस अगर मैं अब इसको सीधा सम फंक्शन कॉल कर दूंगी, तो ये सम कर देगा, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दोगे, तो आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सम निकालो विदाउट यूजिंग सम फंक्शन, लेंथ विदाउट यूजिंग लेंथ फंक्शन, ठीक है। तो ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। बट जब आप कंपनी में जाओगे, तो कंपनी वोंट एक्सपेक्ट कि आप इतना लंबा कोड लिख के काम करो, समझ में आया। तो कंपनी जो है वो यही बोलेगी कि आप छोटा शॉर्ट में आप अपना कोड लिख दो, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, लॉजिक बिल्डिंग भी आना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी का एंट्रेंस है। जब आप कंपनी में ही नहीं पहुंच पाओगे, तो शॉर्टकट कहाँ से यूज करोगे, है ना। शॉर्टकट या फिर इनबिल्ट ये चीजें तो हम तभी यूज कर पाएंगे ना, जब हम कंपनी में जाएंगे। बट कंपनी में जाने से पहले हमें क्या सीखना होगा, लॉजिक बिल्डिंग, ठीक है। तो आप कोशिश किया करो कि जितना इनबिल्ट फंक्शन अवॉइड कर पाओ, लेकिन इनबिल्ट फंक्शन आपको पता भी होने चाहिए, ठीक है। क्यों पता होने चाहिए, क्योंकि काम आपको आगे इसी पे करना है। एक बार आप कंपनी में चले गए, फिर कोई नहीं बोलेगा कि आप लॉजिक लिखो बैठ के। वो बोलेंगे कि ये वाला मॉड्यूल ले लो, इससे 2 लाइन के कोड में काम हो जाएगा। समझ में आया जो मैंने बताया अभी, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, शॉर्ट में कैसे किया जाए ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, फैसिलिटी मतलब ये सम फंक्शन अगर मेरे पास बना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारे फंक्शंस तो नहीं बने होते, है ना। कुछ फंक्शंस हमें बने बनाए मिल जाएंगे, कुछ फंक्शंस हमारी कस्टम रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें खुद से लॉजिक बिल्डिंग भी आनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिक्शनरी के बारे में, इसको भी छोड़ते हैं। तो डिक्शनरी में क्या है, हम लोग की वैल्यू पेयर के बारे में, की वैल्यू पेयर में डेटा यूज करते हैं। अच्छा, इसमें जो है, जो डिक्शनरी है वो म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है। तो जो डिक्शनरी है वो म्यूटेबल है, क्योंकि डिक्शनरी में आप चेंजेस कर सकते हो। मतलब अगर ये मार्क्स 90 थे, अब मुझे ये मार्क्स 80 करने, तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो डिक्शनरी में आप चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद डिक्शनरी में आप डुप्लीकेट नहीं डाल सकते। डिक्शनरी डजेंट अलाउ डुप्लीकेट की वैल्यू पेयर। इसमें डुप्लीकेट की वैल्यू पेयर आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो डिक्शनरी है वो हमारी ऑर्डर्ड होती है। मुझे बताओ ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, चैट पे बताओ, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है।
बताओ चैट पे। ऑर्डर्ड का मतलब क्या हुआ? इंडेक्सिंग होती है। ओके, हाँ, इंडेक्सिंग तो अलग चीज है बेटा। हाँ, इंडेक्स तो होता है, ठीक है। जैसे लिस्ट में इंडेक्स होता है, टपल में इंडेक्स होता है। ऑर्डर्ड का मतलब वैसे क्या होता है? कैरेक्टर वाइज ऑर्डरिंग नहीं बेटा, कैरेक्टर वाइज ऑर्डरिंग को सॉर्टिंग बोलते हैं। कि ए वाला पहले आएगा, बी वाला बाद में आएगा, ये सॉर्टिंग है, ये ऑर्डर्ड नहीं है। जल्दी बताओ, मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस। हाँ, यस, यस, दानिश ने सही बोला। जैसे लिखा है वैसे ही आ जाएगा। हाँ, जैसे आपने पहले 3 लिखा, बाद में 2 लिखा, तो पहले 3 आएगा, बाद में 2 आएगा। ऑर्डर्ड का मतलब जिस जो पहले लिख रहे हो वो पहले आएगा, जो बाद में ऐड कर रहे हो वो बाद में आएगा। ठीक है, ये होता है ऑर्डर्ड। ठीक है, तो इसमें भी जो की वैल्यू पेयर पहले डाला होगा वो सबसे पहले शो होगा, और जो की वैल्यू पेयर बाद में डाला होगा वो बाद में शो होगा। ठीक है, तो अब हम करके देखते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कराती हूँ, और मैं इसका डेटा टाइप प्रिंट कराती हूँ। ठीक है, देखो आ गया। इसका डेटा टाइप क्या है? डिक्शनरी, और ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। डिक्शनरी में हम डुप्लीकेट नहीं डाल सकते। अब देखते हैं, देखो, डुप्लीकेट अगर हम डालेंगे तो एरर नहीं आएगा, बट होगा क्या इसको समझते हैं। देखो, सपोज करो मार्क्स 90 पहले से है, मैंने मान लो डुप्लीकेट की वैल्यू पर एक और बार डाल दिया, और अब मैंने डाला मार्क्स 21। ठीक है, तो अब ये डुप्लीकेट है, तो ये डुप्लीकेट तो इसमें अलाउ नहीं है। देखो, हमने पढ़ा है कि डिक्शनरी में डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। तो मार्क्स 2 बार आएंगे कि एक ही बार आएगा? सो द आंसर इज मार्क्स एक ही बार आएगा। ठीक है, और कौन सा वाला आया? जो आखिरी में लिखा था। ये क्या करता है, ये ना 90 को अपडेट करके 21 कर देगा। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में लिखा होगा वो आएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, पुराने वाले को रिप्लेस कर देगा। क्योंकि जब की सेम होती है तो वैल्यू को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। 2 बार मार्क्स नहीं आएंगे, है ना? क्योंकि 2 बार क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। ये वाला पॉइंट समझ में आया सबको कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं है, और अगर आपने डुप्लीकेट डाला तो जो सबसे लास्ट अपडेटेड वैल्यू होगी वो आएगी। तो मार्क्स 90 भी है, मार्क्स 21 भी है, तो जो सबसे लास्ट में उसको होगी वो आ जाएगा। बताओ, ये समझ में आया? अगर हम मैम, अगर हमें सेम मार्क्स डालने हैं फिर कैसे करेंगे? मतलब सेम मार्क्स डालने हैं मतलब मार्क्स तो बेटा एक ही बार होगा ना। जैसे नेम, तो नेम तो मैं एक ही बार डालूंगी ना, मैं नेम 2 बार थोड़ी डालूंगी अपना। जैसे 2 सब्जेक्ट्स में है, हाँ, तो हमें की का नाम चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक की का नाम रख दो मार्क्स 1, एक की का नाम रख दो मार्क्स 2, या एक का नाम रख दो हिंदी, एक का नाम रख दो इंग्लिश। मतलब की जो है वो नाम अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा, अब हमें कोई भी एक, इसमें से मान लो मुझे सिर्फ रोल नंबर प्रिंट करना है। अभी क्या हुआ, मैंने स्टूडेंट प्रिंट किया, तो क्या हुआ, सारा ही प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर है रिट्रीव वन वैल्यू फ्रॉम अ डिक्शनरी। अगर हमारे को डिक्शनरी में से कोई एक वैल्यू रिट्रीव करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ रोल नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी प्रिंट, पहले हम लिखेंगे डिक्शनरी का नाम, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स। अब बेटा यहाँ पे 0 1 2 इंडेक्स नहीं होता, यहाँ पे जो की है, दोबारा ध्यान से समझो, होता क्या है, लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4, है ना? स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4।
बट डिक्शनरी में 0 1 2 3 4 करके कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। डिक्शनरी में जो की है वही इंडेक्स है, क्योंकि की यूनिक होती है, तो जो की है वही डिक्शनरी में एज ए इंडेक्स यूज होता है। डिक्शनरी में 0 1 2 इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मुझे रोल नंबर को कॉल करना है तो मैं इस की का नाम लिखूंगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक मैसेज डाल देती हूँ, रोल नंबर इज, ठीक है। चला के देखते हैं इसे, आया। तो इस तरह से आप कोई भी जो है वो रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम हमें ना सारी कीज एक साथ चाहिए या सारी वैल्यूज एक साथ चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं लेंथ जो है वो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक डिक्शनरी की लेंथ निकालूं तो ये आएगा कि कितने की वैल्यू पेयर है। तो इसमें कितने की वैल्यू पेयर है, ये एक हो गया, 2 3 4, 5 क्यों नहीं काउंट किया मैंने, क्योंकि डुप्लीकेट है। समझ में आया, मार्क्स एक ही रहेगा। अगर मैंने डुप्लीकेट भी डाला तो भी वो 1 काउंट होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसकी लेंथ आएगी 4। देखो आया, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने एलिमेंट्स डाले, ये मैटर करता है कि कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेट को कंसिडर ही नहीं करेगा। समझ में आया, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि लेंथ जो है वो सीधा काउंट करके नहीं होता, वो सिर्फ यूनिक को काउंट करता है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम प्री डिफाइंड फंक्शंस के अंदर। अच्छा, हम ना ऐसा भी कर सकते हैं कि हम मल्टीपल वैल्यूज इसके अंदर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकती हूँ, जैसे फोन नंबर। अब फोन नंबर अब बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो मान लो किसी के पास 2 मोबाइल नंबर है या 3 मोबाइल नंबर है, तो मैं यहाँ पर मल्टीपल फोन नंबर्स डाल सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरह से, तो मतलब मेरा की वैल्यू पेयर में जो वैल्यू है वो मेरा एक लिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है, तो अभी भी ये वर्क करेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब लेंथ क्या हो गई, 5, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर हमारे को सारे की जो है वो हमें एक्सट्रैक्ट करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट में कीज क्या है, रोल नंबर, मार्क्स, परसेंटेज, एज और ये। तो अगर हमारे को प्रिंट करना है ऑल कीज इन अ डिक्शनरी, ठीक है। क्योंकि बेटा ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अभी तो ये छोटी सी डिक्शनरी है ना। तो आप देख के पता लगा लोगे कि भाई यहाँ पे रोल नंबर है, मार्क्स है, परसेंटेज है, एज है। बट अगर ये बड़ा हुआ है ना, या आपको इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हुआ, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है कीज करके। तो देखो हम ऐसे लिखेंगे फॉर, पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ। तो अगर मैं लिखूंगी प्रिंट डॉट कीज, ठीक है। तो अगर मैंने स्टूडेंट डॉट कीज को प्रिंट करा तो देखो ये सारी कीज आ गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या आ गई, डिक्शनरी की कीज आ गई। अब अगर आपको इनको 1 बाय 1 चाहिए, ठीक है, अभी इसने क्या किया, सब कुछ एक साथ दे दिया। 1 बाय 1 अगर अब आपको प्रिंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो आप लिखोगे फॉर आई इन, इसको लिख दो स्टूडेंट डॉट कीज, ठीक है, और प्रिंट कर दो आई को। तो इससे क्या होगा, कीज में क्या है, कीज में है रोल नंबर, फिर है मार्क्स। तो एक एक करके पहले आई में आएगा रोल नंबर, प्रिंट हो जाएगा, फिर आएगा मार्क्स, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये एक एक करके भी हम प्रिंट करा सकते हैं। ये देखो आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हैं।
सेम एग्जैक्टली यही रहेगा, बस फंक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे को वैल्यू चाहिए, देखो की क्या है, रोल नंबर, वैल्यू क्या है 12, इसी तरह से की क्या है, मार्क्स, वैल्यू क्या है 90, की क्या है, एज, वैल्यू क्या है 15, ठीक है। तो अब अगर हमें वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यूज के लिए बस वैल्यूज फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप एक एक करके वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, तो आप वैल्यूज भी एक एक करके प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। देखो आ गया, पहले ये वैल्यू सारी एक ही लाइन में आ गई, फिर ये वैल्यू अलग अलग लाइन में सारी की सारी आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मान लो आपको की भी चाहिए और आपको वैल्यू भी चाहिए सारी इकट्ठा। पहला हमने क्या देखा कि सारी कीज किस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं, फिर हमने देखा वैल्यूज कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। अब मान लो आपको की और वैल्यू दोनों इकट्ठा रिट्रीव करना है, तो अगर हमारे को प्रिंट करना है ऑल की वैल्यू पेयर, तो या तो आप सीधा डिक्शनरी को प्रिंट कर दो, वो भी सही है। उसके अलावा इसके एक फंक्शन होता है आइटम्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी प्रिंट स्टूडेंट डॉट आइटम्स, तो ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, की वैल्यू पेयर सारा रिटर्न कर देगा। देखो आ गया की वैल्यू, फिर आया की वैल्यू, फिर आया की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, ठीक है। और अगर आपको इसको अलग अलग लाइन में लेना है, तो आप इस तरह से लिखना फॉर के कॉमा वी, के का मतलब है की, वी का मतलब है वैल्यू, आप यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने क्लैरिटी के लिए दिया है, के मतलब की, वी मतलब वैल्यू, इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आइटम्स जो है वो मुझे दो चीजें रिटर्न कर रहा है, पहला की, दूसरा वैल्यू। तो पाइथन में हम क्या कर सकते हैं, जब कोई मल्टीपल चीज रिटर्न कर रहा हो तो हम ऐसे कॉमा करके ले सकते हैं। तो जो की है वो के नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, जो वैल्यू है वो वी नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। तो मैं प्रिंट करके आपको दिखा देती हूँ, की जो है वो के नाम के वेरिएबल में है, और जो वैल्यू है वो वी नाम के वेरिएबल में है, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो वन बाय वन। देखो आ गया की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। ये मैसेज मैंने लिखा है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आ गया रोल नंबर कोलन मार्क्स कोलन परसेंटेज कोलन, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। बताओ यहाँ तक समझ में आया, कीज वैल्यूज आइटम्स ये फंक्शन समझ में आए, प्लीज बताओ। ओके ठीक है। अब देखो, हम डिक्शनरी को एक अलग तरीके से भी बना सकते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं हम डिक्शनरी क्रिएट करने का। Another way of creating dictionary. अच्छा, मुझे बताओ लिस्ट हम कितने कितने तरीकों से बना सकते हैं। पाइथन की जो लिस्ट है वो दो तरीके मैंने बताए हैं, बताओ कौन कौन से हैं, चैट पे बताओ लिस्ट कितने तरीकों से बन सकती है। लिस्ट पूछ रही हूँ, लिस्ट कितने वेज से बन सकती है। हाँ, बाकी बच्चे प्लीज बताओ। हाँ, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से और एक लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से। वेरी गुड। तो सिमिलरली डिक्शनरी भी दो तरीके से बन सकती है, ठीक है। पहला
करली ब्रेसेस लगा के और दूसरा डिक्शनरी का कंस्ट्रक्टर बना के, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, तो बेटा जब हम डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो थोड़ा सा बस सिंटेक्स चेंज हो जाता है, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे मान लो मेरे को एक डिक्शनरी बनानी है, लेट्स से मान लो एम्प्लॉय की डिक्शनरी बनानी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा EMPL, तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है। और इस तरह से जो हम लिखते थे ये वाला अप्रोच है जो हमने ऊपर देखा है, ये वाला, ठीक है। जब हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं तो ये सिंटेक्स बदल जाता है, तो हम ऐसे लिखेंगे डिक्श नेम इक्वल टू, अब है ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर मैं लिखूंगी एज इक्वल टू, ठीक है। फिर मैं लिखूंगी डेजिग्नेशन इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं की इज इक्वल्स टू वैल्यू, फिर की इज इक्वल्स टू वैल्यू, फिर की इज इक्वल्स टू वैल्यू। यहाँ पर हम इज इक्वल्स टू नहीं लगाते, यहाँ पर हम कोलन लगाते हैं, ठीक है। तो ये बस सिंटेक्स का थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। तो आप इस तरह से भी डिक्शनरी बना सकते हो। हम प्रिंट करके देख लेते हैं और हम इसका डेटा टाइप भी प्रिंट करके देख लेते हैं। देखो आ गया। तो अभी भी हमारी ये डिक्शनरी बनी, ठीक है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने एक्सेस के बारे में देख लिया कि हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक और चीज होती है इसमें, गेट फंक्शन। गेट फंक्शन सेम है इसकी तरह, ये जैसे मैंने यहाँ पर रोल नंबर इज स्टूडेंट रोल लिखा है, तो मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको, रोल नंबर इज स्टूडेंट डॉट गेट, और यहाँ पे मैं लिखूंगी रोल नंबर। मतलब क्या होगा इसमें, क्या होगा गेट में आप डालोगे की कि आपको कौन सा की चाहिए। या चलो मैं यहाँ पर एज डाल देती हूँ, ठीक है। रोल नंबर तो मैं पहले प्रिंट करा ही चुकी हूँ, मुझे यहाँ पर अगर एज भी प्रिंट करनी है तो पहला तरीका है कि आप डिक्शनरी में ब्रैकेट्स के अंदर डाल दो की, और ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप डिक्शनरी का गेट फंक्शन यूज कर लो, ठीक है, और यहाँ पर आप डाल दो एज, ठीक है। तो अब हम रन करके देखते हैं कि क्या हमारी एज गेट हो रही है। तो एज की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पर गेट फंक्शन क्या करेगा, इसको गेट करके दिखाएगा। तो देखो आ गया एज इज 15, ठीक है। अब देखो इनमें फर्क क्या है दोनों में। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको मैंने कमेंट कर दिया अभी, ठीक है। मैम आवाज आ रही है आपको? हाँ हेलो, हाँ मुझे आ रही है। मैम मैं कह रहा हूँ रिट्रीव से भी हम वही कर रहे थे ना। बेटा हम एक तो इंडेक्स से कर रहे थे और एक हम गेट से कर रहे हैं, है ना। अब मैं दोनों में फर्क आपको समझाती हूँ क्या होता है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो जब हम इस तरह से रिट्रीव करें, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया रोल 1, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया रोल 1 और अब मैं अगर इसको रन कर रही हूँ तो ये एरर आ गया। क्यों? क्योंकि रोल 1 नाम की जो की है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना। की का नाम तो रोल है, रोल 1 नाम की तो कोई की है ही नहीं, तो इसलिए इसने क्या किया, एरर दे दिया, ठीक है। अब मैं इस वाली लाइन को कमेंट करती हूँ और इसको अनकमेंट करती हूँ, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर लिखा एज 1, मतलब मैं यहाँ पे कोई गलत की डाल रही हूँ।
एक ऐसी की डाल रही हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो एज नाम से तो की है, मगर एज 1 नाम से की है ही नहीं। ठीक है, तो आप देखो इसने एरर नहीं दिया, इसने नन दे दिया। ये डिफरेंस होता है दोनों में। गेट जो है वो एरर नहीं देता, अगर वो की एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो उसका आंसर आएगा नन। बट अगर आप इस तरह से एक्सेस करने की कोशिश करते हो और वो की अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर आ जाता है। डिफरेंस समझ में आया दोनों में, कि गेट से करेंगे तो क्या होगा और अगर डायरेक्टली करेंगे ब्रैकेट लगा के तो क्या होगा। डिफरेंस समझ में आया? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन की एंड गेट फंक्शन? हाँ, तो की से क्या होगा? हाँ बोलो बोलो सक्षम। मैम आपने जो होमवर्क दिया था उसमें टेक्स्ट वाला आपने मतलब बोला था ना पहले करने को, या फिर आपने सारे ही बोले थे? बेटा टेक्स्ट वाला मतलब? पहले वाला जो अपने सबसे पहला क्वेश्चन दिए थे 20 हम्म, टीएक्सटी हाँ वाले। हाँ, वो करने थे और ये चार असाइनमेंट्स भी करने थे। ये भी करना था बेटा। नहीं मैम, अभी मतलब आज ही देने थे वो नहीं वो आज नहीं चार। देने, ओके ओके। देने आज नहीं है, ठीक है, पर कर ले करके रख लो उसको। यस मैम, मेरा एक तो मैम पूरा हो गया मैम, बस वो उसमें ना काउंट वाला दिक्कत हो रहा था मैम, काउंट वाले क्वेश्चन में कि मैं काउंट करके देख रहा था किसी लिस्ट में काउंट करना हो वो ऑड और क्वेश्चन इवन मैं नंबर्स। कराऊंगी बेटा। अच्छा, ऑड इवन वाला है? अच्छा, तो आपका जो सॉल्यूशन है आप मुझे भेज देना, ठीक है, मैं करेक्ट कर दूंगी जहाँ पे वो होगा। ठीक है, ओके मैम। हाँ ओके बेटा। तो ठीक है, तो गेट और इसमें ये फर्क होता है कि गेट में अगर हमारे को की नहीं मिल रही तो वो एरर नहीं कर देगा, वो नन डेटा टाइप जो है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, ओके। कीज फंक्शन हमने पढ़ लिया, वैल्यूज फंक्शन हमने पढ़ लिया, उसके बाद आइटम्स फंक्शन भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद अगर, चलो आपसे अब एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, मुझे ये जानना है कि ये जो डिक्शनरी मैंने अभी एम्प्लॉय नाम की बनाई है, इसमें सैलरी नाम की है या नहीं? देख के तो मुझे पता चल रहा है ना, कि सैलरी नाम की एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। बट अगर मेरे को प्रोग्राम लिखना है, कोड लिखना है, तो क्या लिखूं? लिख के बताओ। मैम की में सैलरी लिख देंगे मैम, वो नन दिखा देगा आई थिंक सो। क्या चीज? मुझे चेक करना है, सर्च करना है, ट्रू या फॉल्स में आंसर चाहिए। सैलरी नाम की एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है? ट्रू या फॉल्स में आंसर चाहिए। बताओ, लिख के बताओ सब, कैसे होएगा ये? लिस्ट में सर्च करना हो तब क्या करते हो? डिक्शनरी छोड़ दो, लिस्ट में सर्च करना हो तो क्या यूज करते हो? बताओ, लिखो। इंडेक्सिंग। नहीं बेटा, इंडेक्सिंग नहीं, इन नहीं यूज करते, मेंबरशिप ऑपरेटर। याद करो, मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हो ना, इन। जैसे 78 इन लिस्ट, तो अगर लिस्ट में 78 होगा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। इन, हाँ। तो जब हमारे को कुछ भी सर्च करना हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इन ऑपरेटर यानी मेंबरशिप ऑपरेटर। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक इफ अ की एग्जिस्ट। अगर हमारे को की को सर्च करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेट्स से मुझे सैलरी सर्च करनी है, तो मैं बोल रही हूँ क्या सैलरी है ईएमपीएल के अंदर। मैं यहाँ पर अगर की ढूंढ रही हूँ तो ये सीधा मुझे की ढूंढ के बता देगा, तो ये बोल रहा है फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि क्या एज है, तो ये बताएगा ट्रू। ठीक है,
बट अगर मेरे को वैल्यू में सर्च करना हुआ तब, ये तो की सर्च करी मैंने, ठीक है, बट अगर मेरे को वैल्यू में सर्च करना हुआ तब मैं क्या करूंगी, अगर मुझे वैल्यू सर्च करनी है, अभी तो मैं की सर्च करी थी, अब जैसे वैल्यू है अब है, मुझे सर्च करना है अब है कि नहीं, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूंगी तो ये तो एरर दे देगा, मतलब ये तो फॉल्स बता देगा, बट अब है तो है, बट अब मुझे अब वैल्यू सर्च करना है, तो बताओ कैसे करेंगे, बताओ। बाय डिफॉल्ट ही क्या करते हैं, की को सर्च कर रहा है ना, लेकिन अब मुझे वैल्यू को सर्च करना है, तो अगर मैं वैल्यू ऐसे लिख रही हूँ तो ये तो नहीं चल रहा, बताओ कैसे करेंगे, सोचो। थोड़ी देर पहले बताया, दिमाग लगाओ कैसे होगा। वैल्यू रिट्रीव के लिए कुछ बताया है, की रिट्रीव के लिए कुछ बताया है, नहीं बेटा गेट से तो वैल्यू गेट हो जाती है, हाँ, बट गेट ना एक बार में एक ही देता है वैल्यूज, वेरी गुड। गेट जो है ना वो एक बार में एक ही देगा, तो अगर आप गेट यूज करो तो आपको लूप चलाना पड़ेगा। वैल्यूज, यस, यस, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी empl डॉट वैल्यूज, अभी क्या करेगा, वैल्यूज में सर्च करेगा, ठीक है, देखो अब आ गया ट्रू। और ये बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, कीज में सर्च करता है, मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकती हूँ डॉट कीज, इसका मतलब है कीज में देखो एज है कि नहीं, और इसका मतलब है वैल्यूज में देखो अबे है कि नहीं, समझ में आया। और अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो वो की पे सर्च करता है, जैसे जब मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शन नहीं लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट की पे सर्च करता है, ठीक है, बट अगर मैं कोई फंक्शन यहाँ पे बना दूंगी तो ये क्या करेगा, उस पर सर्च करेगा। समझ में आया सर्चिंग इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में अगर आपको कुछ सर्च करना हो, चाहे की सर्च करनी हो चाहे वैल्यू सर्च करनी हो, तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब आता है चेंज डिक्शनरी आइटम, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर लिखती हूँ चेंज डिक्शनरी आइटम, तो मान लो मैंने गलती से एज जो है वो 19 डाल दी, बट अभय की एज मान लो 20 है, तो मुझे मान लो इसको अपडेट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पहले डिक्शनरी का नाम, ठीक है, उसके बाद किसको मुझे चेंज करना है वो, उसके बाद इक्वल टू में नई वैल्यू मुझे क्या डालनी है वो, और अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगी, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले प्रिंट करके दिखाती हूँ कि पहले वैल्यू क्या है और चेंज करने के बाद वैल्यू क्या है, ये दोनों देखते हैं। देखो चेंज हो गया, पहले 19 था अब क्या हो गया 20, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी आइटम में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है कि अगर हमारे को नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है, ऐड न्यू की वैल्यू पेयर इन एग्जिस्टिंग डिक्शनरी, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो ये जो एम्प्लॉय है इसमें मुझे सिटी भी ऐड करना है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाके तो नहीं लिखूंगी ऐसे, क्यों, क्योंकि डिक्शनरी तो मुझे हो सकता है बनी बनाई मिले, मुझे कहीं से मिले, मुझे से रन टाइम पे कुछ ऐड करना हुआ, तो मैं देखो इस तरह से लिखूंगी, अगर हमारे को डिक्शनरी में बाद में कुछ ऐड करना है, पहले हम लिखेंगे डिक्शनरी का नाम, फिर हम लिखेंगे की, फिर हम लिखेंगे वैल्यू, सेम सिंटेक्स है देखो, जैसे हम चेंज करने का सिंटेक्स लिख रहे हैं वैसे वही सेम सिंटेक्स है नया की वैल्यू पेयर ऐड करने का। अब हम प्रिंट करके देखते हैं ये ऐड हुआ कि नहीं, आ गया, ठीक है, तो ऐड और अपडेट का सिंटेक्स सेम है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब अपडेट के लिए हमारे पास एक चीज और है, जैसे मान लो अगर मुझे दो तीन चीजें इकट्ठा अपडेट करनी है ना, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे
एज भी अपडेट करनी है और नेम भी अपडेट करना है या कुछ और करना है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे एज और डेजिग्नेशन दोनों चेंज करनी है, तो यहाँ पे पहले मेरे को एज चेंज करनी पड़ेगी ऐसे, फिर मुझे डेजिग्नेशन के लिए अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। बट ऐसे अगर मेरे को बहुत सारे चेंजेस एक साथ करने में, जैसे मेरे को एज भी चेंज करनी है, डेजिग्नेशन भी चेंज करनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है अपडेट। तो हम अपडेट फंक्शन का यूज करके मल्टीपल वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं, अपडेट फंक्शन, ठीक है। तो अपडेट फंक्शन से हम एक से ज्यादा चीजें एक ही बार में अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी empl डॉट अपडेट, ठीक है। उसके बाद डिक्शनरी के अंदर आपको बताना है कि आपको क्या चेंज करना है। तो मैं बोलूंगी एज कर दो 22, फिर मैं बोलूंगी सिटी चेंज कर दो पुणे, ठीक है। और फिर मैं बोलूंगी मान लो, मतलब सारा नहीं, जितना भी आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो आप एक से ज्यादा चेंज कर सकते हो, और उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे एम्प्लॉय को। तो ये जो भी चेंजेस आपने अपडेट की मदद से किए हैं वो सारे चेंजेस आ जाएंगे। देखो, सिटी भी चेंज हो गया, एज भी चेंज हो गया। समझ में आया ये? समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है। अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन दे रही हूँ डिक्शनरी का, वो मुझे फटाफट करके दिखाओ। क्वेश्चन है, मेरे पास एक डिक्शनरी है, ठीक है। इसमें मेरे पास वैल्यूज है, जैसे की है x, वैल्यू है 10, फिर की है ये, वैल्यू है ये, फिर की है ये, वैल्यू है, ठीक है। मुझे इन वैल्यूज का एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज कैसे निकलता है सबको पता है ना, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ट्राई करो, मुझे हर वैल्यू, जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज का एवरेज प्रिंट करना है, ये क्वेश्चन है। ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी। ट्राई करो। हम मीन निकाल के हो जाएगा। हम्म। मैम मीन निकाल के, मीन। हाँ बट बेटा मीन फंक्शन नहीं होगा ना इसमें, एवरेज और मीन एक ही है, बट आप बिना फंक्शन के करो, कैसे करेंगे इसे? इसका एवरेज 20 आएगा।
ट्राई करो बेटा, ठीक है? नहीं होगा तो मैं बताऊंगी। क्वेश्चन समझ आ गया? जो वैल्यूज है इनका एवरेज निकालना है हमें। मेघा रन करके देखो इसको एक बार, ये रन होगा? एक बार रन करके देखो। एक गलती है इसमें, फिगर आउट करो क्या क्या मिस्टेक है। नहीं, वो गड़बड़ नहीं है। बाकी आप सब लोगों ने कैसे किया वो बताओ। नहीं आ रहा किसी को भी? बताऊं कैसे मैम मेरे को होता है? कल क्वेश्चन में भी यही कंफ्यूजन थी, एवरेज कैसे निकालते हैं। बेटा एवरेज क्या होता है? जैसे जैसे कि एवरेज हुआ 10, 20, 30, मतलब जितने भी नंबर्स दिए हैं ना, उनको पहले जोड़ लो, ठीक है? उनका जो भी सम आएगा उसको आप डिवाइड कर दो लेंथ से। लेंथ मतलब क्या? टोटल कितने हैं। जैसे मान लो मेरे को 5 बच्चों के एज का एवरेज निकालना है, तो किसी की एज होगी 18, किसी की एज होगी 19, किसी की होगी 30, है ना? तो हम क्या करेंगे, सबके एज को जोड़ लेंगे पहले, और फिर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो टोटल एज अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 5 इस केस में, यही होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज इसी को बोलते हैं। सिमरन ने लिखा है पहले सम निकाला है, उसके बाद लेंथ निकाला है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। दीपक आपने कैसे किया है? वैल्यूज आपने लूप चलाया है, काउंट खुद से किया है, सम। हाँ दीपक आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो मेघा आपके क्वेश्चन ठीक है बेटा, आपको लेंथ फंक्शन यूज करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे लेंथ यूज होगा। काउंट फंक्शन फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, ठीक है? जब हमारे को टोटल निकालना है, टोटल एलिमेंट्स अगर आप चाहते हो तो आपको लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है? तो ये देखो, कुछ नहीं करना हमें, हमें पता है सम क्या होगा। ये देखो,
सबसे पहले सम जो है वो वैल्यू का निकलेगा ना, तो सबसे पहला हमारा काम है वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना। तो वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट होगी, डॉट वैल्यूज करके, अभी बताया, ठीक है। अब ये जो भी वैल्यूज आई इनका सम कर लेते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको, सम थोड़ी देर पहले ही बताया कि डायरेक्टली इस तरह से लिखते हैं तो सम हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट करके देखते हैं इतना, तो आंसर आना चाहिए 60, क्योंकि 10 + 20 + 30 = 60 आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, इसको हमें डिवाइड करना है, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, लेंथ से। लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, लेंथ, ठीक है। चला के देखते हैं, आ गया। यही तो करना था, एक लाइन का कोड है बस। समझ में आया, पहले वैल्यू निकाला, वैल्यूज का सम किया, उसके बाद जो सम आया उसको डिवाइड कर दिया किससे, लेंथ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। आया समझ में, प्लीज बताओ समझ में आया, ओके। ठीक है, ठीक है। बाकी जिन बच्चों ने आंसर्स भेजे हैं मुझे, जैसे दीपक, ओमकार, तो आप लोगों का भी सबका सही है, काव्या का भी सही है, ठीक है। जिन बच्चों ने भी आंसर्स दिए सबका सही है, गुड। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा, अगर हमारे को डिक्शनरी में से कुछ रिमूव करना है, ठीक है। जैसे ये डिक्शनरी है, ठीक है, माय डिक्शनरी नाम से। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं रिमूव डिक्शनरी एलिमेंट्स, रिमूव डिक्शनरी आइटम्स, ठीक है। तो मान लो मैं ये y नाम का की वैल्यू पेयर जो है वो डिलीट करना चाहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे डिलीट ऐसे नहीं, की वैल्यू पेयर ही डिलीट होंगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 20 हट जाए y रहे, ऐसा नहीं हो सकता, पूरा का पूरा पेयर डिलीट होगा, ठीक है। तो अगर मेरे को ये y को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पॉप। तो हम यहाँ पर देखो, रिमूव करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, हम लिखते हैं पॉप फंक्शन। पहला जो हमारा तरीका है वो है पॉप फंक्शन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, लेट्स से मैंने एक वेरिएबल ले लिया x इज इक्वल टू माई डिक्शनरी डॉट पॉप। यहाँ पे x की जगह मैं दूसरा वेरिएबल लेती हूँ, मैं m ले लेती हूँ। तो माई डिक्शनरी डॉट पॉप, ठीक है। किसको पॉप करना है आपको, y को, ठीक है। ये जो की वैल्यू पेयर है ये y को हमें पॉप करना है। ये m में क्या आएगा, कोई बता सकता है। पॉप फंक्शन क्या कर रिटर्न करता है, जल्दी बताओ, लिस्ट और टपल में भी हमने पढ़ा है। पॉप फंक्शन क्या रिटर्न करता है, हाँ, डिलीटेड वैल्यू, वेरी गुड। जो भी डिलीट हुआ है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ, डिलीटेड वैल्यू इज m, और मैं यहाँ पे डिक्शनरी को भी प्रिंट करा देती हूँ, आफ्टर डिलीशन डिक्शनरी क्या है मेरी, माय डिक्शनरी। रन करके देखते हैं, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। अच्छा, मैंने ब्रैकेट गलत लगा दिया, मेरे को ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना, सीधा 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 बिना ब्रैकेट के अंदर डाल दो इसको। एक मिनट, हाँ, ये बिना ब्रैकेट के आएगा। देखो आ गया। तो डिलीटेड वैल्यू क्या थी, y वाली वैल्यू जो है वो डिलीट हो गई, और क्या बच गया, x और z बच गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला तरीका था। अब हम दूसरा वे देखते हैं इसका। तो एक फंक्शन होता है हमारा पॉप आइटम, ठीक है। पॉप आइटम क्या करता है, लास्ट की वैल्यू पेयर डिलीट करता है। पॉप आइटम फंक्शन डिलीट्स या रिमूव्स
लास्ट की वैल्यू पेयर, मतलब जो सबसे आखिरी वाला की वैल्यू पेयर होगा ना उसको डिलीट कर देगा। जैसे इसमें सबसे आखिरी में क्या है Z30, तो ये क्या करेगा Z30 यानी ये वाला की वैल्यू पेयर डिलीट कर देगा। एक बार मैं इसे कमेंट कर रही हूँ पॉप वाला, हम देखते हैं तो कैसे लिखना होगा हमें। माई डिक्शनरी डॉट पॉप आइटम। मैम हम ये आपने हम माय डिक्शनरी क्यों लिखा था डिलीशन के बाद? क्या बोल रहे हो क्या? हमें जो माय डिक्शनरी आपने लिखा था ना अभी डिलीट हाँ के बाद, मैम हाँ वो क्यों लिखा था? बेटा ये तो नाम है, ये तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। कहाँ पे ये वाला कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ये ये वाला। तो ये दिखाने के लिए कि डिलीट हो चुका है, क्योंकि डिलीट हो गया होगा तो खाली एक्स और जेड ही बचेगा, है ना। जी जब मैम। मैंने वाई को डिलीट कर दिया तो खाली एक्स और जेड ही बचा, तो दिखाने के लिए लिखा है कि आखिरी में हमारे पास क्या बचा है। ये देखो, है ना, क्योंकि वाई तो डिलीट हो चुका है। वाई में क्या पड़ा था 20, तो जब ये हट गया तो बच क्या गया, एक्स बच गया और जेड बच गया, तो एक्स प्रिंट हो गया और जेड प्रिंट हो गया। आए समझ में? मैम बट मेरा आंसर तो हम 20 आ रहा है बस, मतलब वाई की वैल्यू दिखा रहा है बस वो पॉप लगाने के बाद भी। हाँ बेटा, लेकिन आपने डिक्शनरी प्रिंट नहीं करी होगी ना, मतलब ये तो डिलीट हो गया, है ना, ये तो डिलीट हो गया। अब हाँ डिलीट होने के बाद सिर्फ एक्स और जेड ही तो बचेगा, तो दोबारा प्रिंट कराओ जरा माय डिक्शनरी को, आखिरी में प्रिंट कराओ यहाँ पे ना, डिलीट करने के बाद प्रिंट कराओ तब आ जाएगा, ठीक है। हम्म, ओके, तो पॉप आइटम क्या करेगा, आखिरी का की वैल्यू पेयर डाल देगा, डिलीट कर देगा। तो अब अगर हम प्रिंट कराएं माय डिक्शनरी को तो क्या ये डिलीट आसान होगा? हो गया। ओके, तो ये क्या करता है बाय डिफॉल्ट आखिरी एलिमेंट करेगा। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करा दूं तो आउटपुट क्या आएगा, एक्स और वाई, ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, जेड को डिलीट कर दिया। तो पॉप आइटम फंक्शन क्या करेगा, आखिरी का की वैल्यू पेयर डिलीट कर देगा। इसके बाद हमारे पास एक डेल कीवर्ड होता है, उसकी मदद से भी हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी डेल, पहले हम लिखेंगे डिक्शनरी का नाम, फिर हम बताएंगे हमें कौन सा वाला की वैल्यू पेयर डिलीट करना है, ठीक है। तो मान लो मुझे x को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी x। तो ये क्या करेगा, x को, x वाला जो की वैल्यू पेयर है उसको डिलीट कर देगा। और अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगी तो देखो x हट गया, y और z आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप डेल का इस्तेमाल करके भी डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट करनी है, डिलीट कंप्लीट डिक्शनरी, अगर आपको पूरी डिक्शनरी डिलीट करनी है तो फिर आप लिखोगे डेल और डिक्शनरी का नाम। ये रन करके देख लेना, ये पक्का वर्क करेगा, ठीक है। सिर्फ डेल माई डिक्शनरी लिखने से क्या होगा, डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे को क्लियर करनी है डिक्शनरी, क्लियर का मतलब क्या है, सिर्फ की वैल्यू पेयर रिमूव होगा, ठीक है, मतलब सिर्फ की वैल्यू पेयर रिमूव होगा, डिक्शनरी रहेगी। तो अगर हमारे को डिक्शनरी क्लियर करना है तो मैं लिखूंगी माई डिक्शनरी डॉट क्लियर, और उसके बाद अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊंगी तो क्लियर जब हो गया तो डिक्शनरी एम्प्टी हो गई, तो आउटपुट क्या आएगा, एम्प्टी डिक्शनरी। देखो आ गया कि हमने क्लियर फंक्शन लगा दिया। डिलीट वाला अभी मैंने रन नहीं किया, बट आप इसको रन कर लेना। डिलीट से क्या होगा, मेरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। कर लो, इसको चला के देख लो। हो गया।
चलो आप मुझे अब ये बताओ, डिलीट और क्लियर में क्या डिफरेंस है? अगर हम डिक्शनरी को डिलीट कर रहे हैं या हम डिक्शनरी को क्लियर कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? चैट पे लिखो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड डेल? मैम क्लियर के अंदर हम लिख सकते हैं कि क्या क्लियर करना है हमको। नहीं बेटा, कहाँ लिखा है मैंने? देखो, मैंने तो सिर्फ क्लियर फंक्शन ही यूज किया है। क्लियर मतलब पूरा का पूरा की वैल्यू पेयर ही सारा का सारा रिमूव कर देगा। क्लियर मतलब डेटा क्लियर कर देगा, ठीक है। और डिलीट क्या करेगा? मेमोरी से भी डिलीट कर देगा। मतलब जब मैं क्लियर कर रही हूँ तो डेटा गया, बट डिक्शनरी एग्जिस्ट कर रही है, डिक्शनरी खाली हो गई है। हाँ लेकिन मैम वही हो रहा है मेरे में भी, मतलब हाँ, वो दिखा रहा है डबल ब्रैकेट्स रन पे। खाली। हाँ, क्योंकि और आपने उसमें, क्लियर कर दिया ना। हाँ, हाँ। और डिलीट में मैम पूरा बिल्कुल ब्लैंक दिखा रहा है, डिक्शनरी दिखा रहा है बस लास्ट। हाँ, डिलीट में पूरा का पूरा मेमोरी से ही डिलीट हो जाएगा, वेरिएबल रहेगा। हाँ, डेल रिमूव अ पर्टिकुलर वैल्यू, ओके। डिलीट में डिक्शनरी बिल्कुल डिलीट हो जाएगी, मेमोरी से भी। हाँ, क्लियर में डेटा डिलीट होगा, डिक्शनरी रहेगी। यस, वेरी गुड काव्या। क्लियर विल डिलीट। यस यस तनीषा, गुड। हाँ, सही है। यस, सारे जवाब सही हैं जिन्होंने भी बोला है, वेरी गुड। गामिनी, दानिश, ओमकार, सही है, ठीक है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कॉपी कैसे करना है। अच्छा, कॉपी ना सेम है जो हम लिस्ट में पढ़ते हैं। मुझे बताओ, आपको एक लिस्ट की कॉपी बनानी है तो कैसे बनाओगे? जल्दी। वो सेम ही तरीका है डिक्शनरी की कॉपी बनाने का। कॉपी बनाने का मतलब क्या है? मेमोरी अलग हो बट कंटेंट सेम हो। वेरी गुड कामिनी, कॉपी फंक्शन। कॉपी फंक्शन होता था, हाँ, वेरी गुड। कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग कॉपी क्रिएट करते थे। तो यहाँ भी देखो, अगर हमें कॉपी बनानी है तो हम क्या करेंगे? क्रिएट कॉपी ऑफ अ डिक्शनरी। अच्छा, इसके ना दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कॉपी फंक्शन, दूसरा तरीका है डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये दो तरीकों से हम कॉपी क्रिएट कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो पहला क्या है? पहला, मान लो हमने ये डिक्शनरी ली, जैसे मान लो एम्प्लॉय नाम की डिक्शनरी पहले से है, तो मैं प्रिंट कर देती हूँ। पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, प्रिंट एम्प्लॉय। मुझे इसकी कॉपी बनानी है तो मैं लिखूंगी empl2 इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एक नई डिक्शनरी बना दो जो कि empl की ही कॉपी हो, ठीक है। और अब हम प्रिंट करके देखते हैं empl2 को कि क्या क्या कॉपी बना कि नहीं। और मैं यहाँ पे मैसेज भी दे देती हूँ, यहाँ पे ये employ1 है और ये employ2 है। तो हम देखते हैं कॉपी हुआ कि नहीं हुआ। हो गया। और मेमोरी का मैंने बताया था आप लोगों को, मेमोरी सेम है या अलग है ये देखने के लिए क्या यूज करते हैं, जल्दी बताओ। मेमोरी सेम है या मेमोरी अलग है, इसके लिए क्या यूज करते हैं? आईडी, वेरी गुड। और आईडी की मदद से देख सकते हैं सेम मेमोरी है या अलग है। और एक एक तरीका और होता है, कोई चीज सेम रेफरेंस शेयर कर रहे हैं या अलग रेफरेंस शेयर कर रहे हैं, इसका एक तरीका और है, बताओ। आईडी तो है ही, आईडी से तो आप देख सकते हो, उसके अलावा जल्दी बताओ बच्चों, पढ़ाया हुआ है मैंने ये। आइडेंटिटी ऑपरेटर भूल गए? इज नॉट भूल गए? याद है?
ऑपरेटर्स जब पढ़ रहे थे तो आखिरी में पढ़ा था हमने इज नॉट। हाँ, आइडेंटिटी ऑपरेटर वो भी तो रेफरेंस ही कंपेयर कर रहा होता है ना, तो आप आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की मदद से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर लिखो प्रिंट EMPL इज EMPL 2, तो अगर ये सेम मेमोरी में हुए तो आंसर आएगा ट्रू, और अगर ये अलग अलग मेमोरी में हुए तो आंसर आएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि अलग अलग मेमोरी में। अलग अलग मेमोरी क्यों है? क्योंकि हमने कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल किया। तो कॉपी फंक्शन क्या करता है? अलग मेमोरी बनाता है, डेटा सारा कॉपी कर लेता है। कॉपी क्या करेगा? मेमोरी अलग बनाएगा, डेटा सारा कॉपी कर लेगा। ये समझ में आया? प्लीज बताओ, समझ में आया? ठीक है। अब इसके अलावा कॉपी क्रिएट करने का हमारे पास एक और तरीका होता है, डिक्शनरी का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वो हम ऐसे लिखेंगे, देखो जैसे मान लो मेरे को एक EMPL 3 बनाना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी डिक्शनरी EMPL, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक नई डिक्शनरी बना देगा EMPL 3, और जो भी डेटा EMPL में था वो सारा का सारा डेटा इसके अंदर कॉपी कर देगा। ठीक है, मैं प्रिंट करके दिखाती हूँ आपको। देखो आ गया, जो 1 में डेटा था वही 3 में आ गया, बट इनकी मेमोरी क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉपी क्रिएट करना डिक्शनरी का। ठीक, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यहाँ तक आ गया सबको? ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, विच इज नेस्टेड डिक्शनरी। इसके बाद हमारा डिक्शनरी टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा, नेस्टेड का मतलब क्या होता है? जैसे नेस्टेड लिस्ट पढ़ा था, लिस्ट के अंदर लिस्ट, ऐसे नेस्टेड डिक्शनरी भी होती है। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। उसका क्या हमारा पर्पस है? जैसे मान लो कि मेरे पास अभी ये देखो, एक डिक्शनरी में एक डेटा है ना। जैसे ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई है ना, तो इसमें एक एक एम्प्लॉय का डेटा है। ये देखो, ये जो डिक्शनरी है इसमें एक ही एम्प्लॉय का डेटा है ना। अब मान लो मुझे एक ऐसी डिक्शनरी बनानी हुई जिसमें 3 एम्प्लॉयज का डेटा हो। ठीक है, तब उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हम बनाएंगे नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, यहाँ पे लिखो नेस्टेड डिक्शनरी। तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि हम एक डिक्शनरी के अंदर बहुत सारी डिक्शनरी बना सकते हैं। एक डिक्शनरी के अंदर हम मल्टीपल डिक्शनरीज बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी का नाम है मान लो ABC टेक्नोलॉजी या कुछ भी, है ना, या मान लो मैं कंपनी लिख देती हूँ, तो एक कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर मेरे को 3 एम्प्लॉय का डेटा चाहिए। तो कंपनी क्या हो गया? हमारा खुद का एक डिक्शनरी हो गया। अब उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा पहला एम्प्लॉय, तो पहला एम्प्लॉय का मैंने की दे दिया। अब इस पहले एम्प्लॉय का कोई नाम होगा, है ना, इसका कोई नाम होगा और कोई डेजिग्नेशन होगा। तो मान लो इसका जो नाम है वो है शिवम, ठीक है, और इसका जो डेजिग्नेशन है वो है मैनेजर। ठीक है, या मैं यहाँ पे EMP1 डाल देती हूँ। तो ये क्या हुआ? एक कंपनी है, कंपनी में पहले पहले का डेटा आ गया, खाली फर्स्ट का। अब इसी तरह से कॉपी करो इसे, और इसी तरह से हम दूसरे एम्प्लॉय का डेटा डाल देंगे यहाँ पे। ये मान लो मैंने डाल दिया डेवलपर। ठीक है, और
फिर इसी तरह से मैंने डाल दिया एक और, ठीक है, इसको मैंने बना दिया एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये हमारी नेस्ट डिक्शनरी हो गई, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। इसका मतलब समझ में आया हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर हम ऐसे डिक्शनरी बनाए तो ये तो सिर्फ एक की ही डिटेल है ना, ये जो डिक्शनरी मैंने अभी बनाई ये तो सिर्फ एक की ही डिटेल है। बट अगर मुझे ऐसे ही 50 एम्प्लॉय चाहिए हो तो मुझे यहाँ पर इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए होगा। बताओ ये स्ट्रक्चर समझ में आया बच्चों? पहले इतना बताओ, ये स्ट्रक्चर समझ आया कैसे हुआ? कंपनी एक डिक्शनरी है, उसके अंदर और डिक्शनरी है, एम्प्लॉय 1 नाम से, फिर 2 नाम से, फिर 3 नाम से, ठीक है। अब आते हैं कि अब हमने ये बना तो लिया बट अब हम इसको लूप कैसे चलाएं इसके ऊपर, मतलब अब हमारे को ये एक एक करके क्या करना है, एक्सेस करना है। सबसे पहले कोई मैं अगर मैं इससे कोई पर्टिकुलर चीज पूछ रहा है तो वो मैं बिना लूप के बता सकती हूँ। जैसे कोई मुझसे पूछे कि एम्प्लॉय 2 का नेम क्या है, तो मैं सीधा लिख दूंगी प्रिंट। अगर मैं लिखूंगी emp2 नेम, तो भी emp2 कहाँ से आ रहा है? कंपनी से ना। तो पहले मैं लिखूंगी कंपनी, फिर मैं लिखूंगी इसका की, कंपनी में की क्या है? emp2। फिर emp2 में खुद में कौन सी की है? नेम, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, पहले जाएगा emp2 वाले में, इसे emp2 वाली की मिलेगी, उसमें मैं बोल रही हूँ emp2 में भी नेम जो है वो बताओ, तो इसका आंसर आएगा सिमरन, ठीक है। आया? अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को एडमिनिस्ट्रेटर प्रिंट कराना है तो कैसे करेंगे, लिख के दिखाओ। अगर एडमिनिस्ट्रेटर प्रिंट कराना है तो कैसे लिखेंगे, कैसे हम कॉल करेंगे? चैट पे टाइप करो सर, इफ आई वांट टू रिट्रीव डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय नंबर 3, तो कैसे होगा? हाँ हाँ, ठीक है। हम्म, ठीक है, सही है। अब मान लो ये तो हमने एक पर्टिकुलर का निकाल लिया, बट अगर हमारे को सारे लूप चलाना है ना, लूप में मतलब हमें एक एक करके प्रिंट करना है, तो अब देखो इसको, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, मान लो मैंने ऐसे लिखा फॉर k कॉमा वी इन कंपनी डॉट आइटम्स, जो अभी हमने सीखा। आइटम्स क्या करता है, की वैल्यू पेयर दोनों आपको दे देता है ना। तो अब आपने मान लो प्रिंट कर दिया की को भी, फिर आपने कोलन लगा के प्रिंट कर दिया वैल्यू को भी। चला के देखते हैं, तो देखो ये ऐसे आएगा, ठीक है। emp1 उसका वैल्यू, फिर emp2 उसकी वैल्यू, फिर emp3 उसकी वैल्यू, ठीक है। बट क्या मैं यहाँ वैल्यू वैल्यू अगर कोई मेरे को बोले कि नहीं भाई आप वैल्यू भी एक एक करके प्रिंट करो, तो क्या करेंगे? अगर कोई बोले कि भाई ये जो वैल्यू आ रही है ना, वैल्यू ये भी अलग अलग लाइन में एक एक करके प्रिंट करो, इस तरीके से, जैसे अभी ऊपर आ रहा था ना। अ, बताती हूँ। कहाँ गया? एक,
किया तो था अभी। हाँ, लाइक दिस, इस तरह से आना चाहिए अलग अलग लाइन में। अभी ये एक ही लाइन में आ रहा है ना सारा। EMP1 का डेटा भी एक ही लाइन में, 2 का एक लाइन में, 3 का एक लाइन में। बताओ कैसे करेंगे, ट्राई करो एटलीस्ट। हाँ, फॉर यूज होगा बेटा, सिंटेक्स लिख के दिखाओ कैसे करेंगे। कोशिश करो, ये कोड है, आप सब कोशिश करो। मुझे ना ये भी अलग अलग लाइन में चाहिए, नेम शिवम, डेजिग्नेशन मैनेजर, ये भी अलग अलग लाइन में चाहिए। बताओ क्या लिखेंगे, सोचो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी। मतलब मेरे को वैल्यू पे भी लूप चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ, एटलीस्ट ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। किसी, कोई नहीं कर पा रहा। देखो बेटा बहुत इजी है, ये देखो, ये भी तो एक डिक्शनरी है ना, ये जो वी है, वैल्यू, ये भी तो एक डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, क्या दिक्कत है, ये देखो, इसको अभी मैं यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि मुझे वैल्यू जो है वो अलग अलग लाइन में चाहिए। या मैं एक काम करती हूँ, इसे अभी कमेंट करते हैं, ठीक है। तो की तो मुझे मिल रही है, बट मुझे वैल्यू इस तरीके से नहीं चाहिए, तो मैं वैल्यू में भी लूप लगा दूंगी, क्योंकि वैल्यू भी खुद में की डिक्शनरी है ना, तो मैं वैल्यू में भी तो लिख सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर लेती हूँ, फॉर आई कॉमा जे इन वी डॉट आइटम्स, क्योंकि वी यानी कि वैल्यू, ये तो आपस, ये तो खुद ही एक डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी के अंदर तो मैं आइटम्स फंक्शन लगा ही सकती हूँ, ठीक है। और अब मैं प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट आई कोलन जे, कोलन के अलावा आप कुछ और भी लगा सकते हो, ठीक है। एक मिनट, कहाँ पे कंपनी वाले में क्यों एरर आया। एक सेकेंड में, आ रहा है।
आ गया, ठीक है। मे बी मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ इसलिए एरर है, और मैं यहाँ पे कोलन लगा देती हूँ। चला के देखते हैं। देखो आया, पहले EMP1 की डिटेल आ गई सारे, फिर EMP2 की सारी डिटेल आ गई, फिर EMP3 की डिटेल सारी आ गई। बताओ समझ में आया ये? देखो वैल्यू जो है वो वैल्यू अपने आप में एक डिक्शनरी है ना। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने उस डिक्शनरी को मुझे फिर से इटरेट करना पड़ेगा, तो मैंने उसमें दोबारा से आइटम्स फंक्शन कॉल कर लिया कि भाई अब इसका की वैल्यू पेयर दे दो, और उससे प्रिंट कर दिया। ये समझ में आया कि नहीं, प्लीज बताओ। ये समझ में आया या नहीं आया, दोबारा बता दूं? एक बार दोबारा बता दो। और बाकी एक बार और बताऊं? ठीक है, ये देखो बेटा, अगर मान लो मैं इस तरह से नहीं लिख रही है ना, मैंने सिंपल आइटम्स फंक्शन क्या करता है, की वैल्यू पेयर देता है ना। तो अगर मैंने आइटम फंक्शन कॉल किया, की को मैंने के में डाला, वैल्यू को मैंने वी में डाला, और मैं इसको भी प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो एम्प्लॉय 1 की है और ये उसकी वैल्यू है, फिर एम्प्लॉय 2 की है, ये उसकी वैल्यू है, फिर एम्प्लॉय 3 की है, ये इसकी वैल्यू है। बट कोई आपको बोले कि नहीं भाई ये जो डिक्शनरी है ना वैल्यू वाली, इसको भी इटरेट करो, यानी इसको भी लाइन बाय लाइन प्रिंट करो, नेम अलग, डेजिग्नेशन अलग, एज अलग। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू वाली डिक्शनरी है इस पे भी लूप चलाना पड़ेगा, यानी एक आउटर डिक्शनरी का लूप चलेगा और एक इनर डिक्शनरी का लूप चलेगा। तो वैल्यू जो है वो मेरी इनर डिक्शनरी है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू पे लूप चला दिया। तो पहले की तो मुझे प्रिंट मिल ही गई, बट मुझे वैल्यू इस तरह से नहीं चाहिए थी, मुझे वैल्यू एक एक करके चाहिए। तो एक एक करके कैसे मिलेगा आपको? आइटम्स फंक्शन से। तो आइटम फंक्शन आपको दो चीजें रिटर्न करेगा, की और वैल्यू। की को मैंने आई नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया, वैल्यू को मैंने जे नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया, और मैंने इन दोनों को प्रिंट करा दिया। तो अब देखो की तो आ रही है। आइटम क्या था वो? आइटम्स क्या करता है बेटा? आइटम्स जो है वो की वैल्यू पेयर दोनों देता है। हम तो जो आइटम से पहले वी लिखा है। वी वैल्यू है बेटा, वी, ये वाला जो वैल्यू है ना जिसमें बहुत सारा डेटा आ रहा है उसको इटरेट किया है। देखो ये देखो, मैं एक बार इसको भी प्रिंट करके दिखाती हूँ आपको कि वी में है क्या। देखो यहाँ पे के और वी दोनों प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो देखना के में क्या है और वी में क्या है। देखो के में है EMP1, वी में है ये पूरा, समझ में आया? फिर के में है EMP2, वी में है ये पूरा, वी मतलब वैल्यू, तो ये पूरी की पूरी इसकी वैल्यू है ना। बट मुझे वैल्यू भी 1 by 1 चाहिए, तो इसलिए मेरे को वैल्यू पे भी आइटम्स करके इटरेट करना पड़ेगा। वी का मतलब है वैल्यू। मुझे बताओ अब समझ में आया या एक और बार बताओ? प्रिंट के पहले क्यों लिखा है, आप बाद में भी लिख सकते हो। प्रिंट आप जिस ऑर्डर में लिखोगे उसी ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। तो मैं चाह रही हूँ मैं पहले की प्रिंट करूं उसके बाद उसकी वैल्यू। आप इसको ऑर्डर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है गामिनी, जरूरी नहीं कि आपको के पहले ही लिखना है, जहां भी आप प्रिंट करना चाहो वहां प्रिंट कर सकते हो। ओके, बाकी समझ में आया या दोबारा एक्सप्लेन करूं, प्लीज बताओ। काव्या अब समझ में आया, प्लीज बताओ। एक लूप है आउटर के लिए, आउटर डिक्शनरी के लिए आइटम्स, और इनर में खुद आइटम है, इनर में जो वैल्यू है ना वो खुद खुद एक डिक्शनरी है। तो हमने फिर वैल्यूज में दोबारा से आइटम्स लगा दिया कि अब उसके अंदर भी जो डेटा है वो एक एक करके आ जाए। आया समझ में? काव्या समझ में आया? सिमरन समझ में आया? नहीं आया तो प्लीज बताओ, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम एक फंक्शन पढ़ते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारी डिक्शनरी कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब इस पे आप कैलकुलेशन या इंडेक्सिंग वगैरह कर सकते हो ना। जैसे कि मान लो मैं ये बोलूं, अभी ये तो सारा टेक्स्ट है ना,
अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, जो अभी एवरेज वाला क्वेश्चन था ना, जो मैंने बोला था एक्स वाई और जेड, ये जो था इसका एवरेज निकालना है। तो अब आपको एवरेज निकालना है नेस्टेड डिक्शनरी में, ठीक है। तो अब ये आपको घर से करके लाना है। तो मान लो इसकी एज है 20, इसकी एज है मान लो 23, और इसकी एज है मान लो 25। अब नेस्टेड डिक्शनरी का इस्तेमाल करके आपको एवरेज एज निकालनी है। कर लोगे? ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी, ये आपका होमवर्क है। कैलकुलेट एवरेज एज। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? पहले ये बताओ, समझ आया करना क्या है? क्वेश्चन समझ आया? नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर ही एज है, आपको वो एज एक्सट्रैक्ट करनी है और फिर उनका एवरेज कैलकुलेट करना है। ओके, ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद है बेटा हमारा एक फंक्शन सेट डिफॉल्ट, ज्यादा यूज नहीं होता बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसका काम क्या है। तो सेट डिफॉल्ट फंक्शन क्या करता है बेसिकली, जैसे मान लो ये एक डिक्शनरी है, ठीक है, इसी को मैं ले लेती हूँ। तो अगर मैंने लिखा माई डिक्शनरी डॉट सेट डिफॉल्ट और मैंने यहाँ पर लिख दिया ए और वैल्यू डाल दिया लेट्स से 90, ठीक है, ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स। हाँ, तो क्या करा हमने, नहीं इसको ऐसे लिखेंगे, पहले की फिर मैम वैल्यू। हाँ बोलो। मैम जैसे मैं ये बना रहा था डिक्शनरी में मल्टीपल्स, तो हम ये बार बार इसमें डबल कॉलम पे एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? नहीं एरर नहीं दिखाना चाहिए बेटा, हो सकता है आपने कोई कोड क्लोज किया हो, बंद ओपन करके क्लोज ना किया हो। आप एक बार अपने कोड्स और ब्रैकेट्स अच्छे से देखो, हो सकता है अच्छा कहीं मैम, टाइप इसमें हो। ये है कि पहले एक जो एम्प्लॉय आप वन लिख रहे हो उसमें एम्प्लॉय वन में पूरी डिटेल्स लिख के उसको बंद हाँ करना पड़ेगा? हाँ, तभी तो पता ओके। चलेगा कहाँ पे शुरू है कहाँ खत्म है ना। हाँ, बेसिकली सेट डिफॉल्ट क्या करता है, देखो मान लो मैंने यहाँ पे बोला सेट डिफॉल्ट करो A90, ये करेगा क्या। अब यहाँ पे ए नाम की कोई की प्रेजेंट नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, ए नाम की इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसमें प्रिंट कराऊं, प्रिंट माई डिक्शनरी, ठीक है, तो क्योंकि वो की वैल्यू पेयर नहीं था तो इसने क्या किया, नया की वैल्यू पेयर ऐड कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली पहले मैं इसकी ना डेफिनेशन लिख देती हूँ है क्या ये, तो यहाँ पर तब ज्यादा अच्छे समझ आएगा। सेट डिफॉल्ट फंक्शन returns the value of item with the specified key। अब इसका मतलब समझाती हूँ मैं क्या होता है ये। फिर if key does not exist insert the key with the specified value। समझना है इसको अच्छे से। तो मैं डिक्शनरी में एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रही हूँ जिसमें मैंने की डाला ए और वैल्यू डाला 90। तो क्या ए नाम की की पहले से एग्जिस्ट कर रही है? नहीं। तो देखो अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो ये नई की इंसर्ट कर देता है और वैल्यू क्या डालता है, जो हमने यहाँ पे वैल्यू डाली है। तो आप देखो अब मैंने सेट डिफॉल्ट में कोई ऐसी की डाल दी जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये क्या करेगा, एक ऐड कर देगा एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में, उसकी वैल्यू पेयर को ये क्या करेगा, ऐड कर देगा, ठीक है। बट
अगर कुछ ऐसा हुआ, मैंने यहाँ पे वो की लिखी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या होगा ये देखो, सेट डिफॉल्ट मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एन आइटम विद द स्पेसिफाइड की। मतलब ये y को अब 90 नहीं करेगा, अगर की पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो जो उस की में पहले से पड़ा हुआ है वही आएगा, ठीक है, नई वैल्यू नहीं आएगी। ये देखो y में पहले से 20 था तो y में अभी भी 20 ही है। दोबारा समझाऊं, सेट डिफॉल्ट दो तरीके से है। पहला, अगर की एग्जिस्ट कर रही है तो जो उस की में पहले से पड़ा हुआ है वही आउटपुट आएगा। लेकिन अगर की एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये क्या करेगा, नया की वैल्यू पेयर इंसर्ट कर देगा। बताओ इतना समझ में आया? सेट डिफॉल्ट मतलब समझ में आया क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है? अगर की एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इंसर्ट कर रहा है, और अगर की एग्जिस्ट कर रही है तो वो जिस वैल्यू के साथ एग्जिस्ट कर रही है वही वैल्यू आएगी, वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ये होता है हमारा सेट डिफॉल्ट मेथड, ठीक है। इसके अलावा हमारा फंक्शन होता है फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज फंक्शन के क्यों इस्तेमाल करते हैं मैं बताती हूँ। जैसे मान लो मुझे एक डिक्शनरी बनानी है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा मैंने यहाँ पर लिखा लेट्स से वी, मेरे को एक वी नाम की डिक्शनरी बनानी है, और मैंने यहाँ पर या यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वैल्यू। तो वैल्यू नाम की मेरी एक डिक्शनरी है जिसमें मैंने लिखा x में है 10। मैं चाहती हूँ कि 10 वैल्यू सब में आ जाए, ठीक है, तो मुझे ऐसे मैन्युअली डालना पड़ेगा। ये अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम कीज फंक्शन। इसका यूज क्या होता है देखो, मान लो आपको एक ही वैल्यू जो है ना वो सब में डालनी है, जैसे इस तरीके से मैंने डाला, ठीक है, तो ये तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं कीज नाम का टपल या लिस्ट कुछ भी बना लेती हूँ, और मैं यहाँ पर कीज डाल देती हूँ। कौन कौन सी कीज है मेरे पास, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, ठीक है, और मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ, और मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ लेट्स से 100 या 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फंक्शन यूज करूंगी डिक्शनरी का जिसका नाम है फ्रॉम कीज। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, यहाँ पे मैं लिखूंगी कीज, यहाँ पे मैं लिखूंगी वैल्यू, वैल्यू वी के अंदर है, ठीक है। या मैं सीधा सीधा यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ, मुझे एक वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सीधा ऐसे लिख सकती हूँ वैल्यू, ठीक है। अब ये करेगा क्या, और मैं इसे एक वेरिएबल में ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल हमने ले लिया लेट्स से। और अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो आप देखना ये एक डिक्शनरी बना देगा जिसमें ये सारी कीज हैं, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, और इसमें सब में वैल्यू चली जाएगी 10। देखो आ गया। तो बेसिकली फ्रॉम कीज क्या करता है, अगर आपको सेम वैल्यू चाहिए हर की में, जैसे इसमें मुझे इसमें भी 10 चाहिए, इसमें भी 10, इसमें भी 10, सेम वैल्यू अगर आपको हर की के अंदर चाहिए तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले आप की स्पेसिफाई कर दो कि कौन कौन सी की आपको बनानी है, फिर फ्रॉम कीज फंक्शन का यूज करके पहले आप की पास करो, फिर आप एक वैल्यू पास करो, तो ये एक नई डिक्शनरी बन जाएगी जिसमें हर की में क्या वैल्यू चली जाएगी जो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। आप यहाँ पे 1000 दे दो, ये सब में 1000 डाल देगा। समझ में आया फ्रॉम कीज फंक्शन? अगर मल्टीपल वैल्यू हो तो काम नहीं करेगा बेटा ये फंक्शन, ये सिर्फ उस तब यूज करते हैं हम जब हमें सेम वैल्यू डालनी हो। अगर मल्टीपल वैल्यू है तो जैसे अब तक हम डिक्शनरी बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, ठीक है, फिर हम इस फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। इस फंक्शन का यूज तभी करेंगे जब हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू सबके अंदर डालनी है,
ठीक है, समझ में आया? तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आज डिक्शनरी। मैंने ये जो आपको काम दिया है नेस्टेड डिक्शनरी वाला, ये कर लेना और जो असाइनमेंट है उसको कर लेना, ठीक है? तो हम आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। मैम हाँ बोलो सक्षम। मैम अभी भी एरर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। अच्छा मैं देख लेती हूँ। बेटा कॉमा नहीं लगाया आपने, ये देखो, इधर देखो, ये कहाँ जो, पे? ये देखो मेरी स्क्रीन में जब मैंने EMPL1 का डेटा लिखा उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, तब मैंने EMP2 का डेटा शुरू किया है। आपने कॉमा नहीं लगाया ना, इसलिए एरर आ रहा है। मतलब जब EMP1 का खत्म हो जाए ना उसके बाद कॉमा लगाओ, फिर जब EMP2 वाला खत्म हो जाए फिर कॉमा लगाओ। आए समझ पूरा ही में? एरर आ गया। दोबारा पूरा ही एरर आ एरर, रहा है? पूरा ही एरर आ गया अब तो, मतलब पूरी नहीं लाइन नहीं, ही एरर पहले हो गई। पूरा पूरा ठीक करो बेटा, एक से नहीं होगा, पूरा ठीक करो, यहाँ भी सब जगह। आप मेरे को ना ये सही है ना? कॉमा लगाओगे ठीक हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता तो चैट पे बता दो, ठीक है? मैं ठीक करके भेजती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी का कोई डाउट है तो चैट पे पूछ लो, अदरवाइज हम क्लास वाइंड अप करते हैं। मैम डिक्शनरी में मिडल में डाटा इंसर्ट करना हो तो कैसे करें? बेटा हम यहाँ पे ना मिडल की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरह से कुछ नहीं होता है ना। मतलब मिडल जैसे लिस्ट में मैं मान सकती हूँ क्योंकि लिस्ट में मिडल हो सकता है, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, है ना। बट यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है वो है ही नहीं। यहाँ पर सारा का सारा की वैल्यू पेयर का खेल है। हाँ आप ऐसा कर सकते हो अगर आपको जबरदस्ती करना है तो, कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या किसी ऑर्डर में आप अरेंज कर लो, हम वो कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं हम। बट हम मिडल में नहीं इंसर्ट कर सकते, क्यों? क्योंकि मिडल इंडेक्स के बेसिस पर होता है और इंडेक्स है ही नहीं हमारे पास यहाँ पे। समझ में आया उनका? हाँ, तो मिडल में इंसर्ट आप लिस्ट में कर सकते हो, आप टपल में कर सकते हो, सेट में भी आप मिडल में इंसर्ट नहीं कर सकते और डिक्शनरी में भी आप मिडल में इंसर्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि देयर इज नो इंडेक्सिंग। ठीक है? ओके, ठीक है बेटा, ओके, बाय।